हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 002 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वो ये कि देखो, आपके जो यूनिट्स हैं वो किसी में 17, 25 या 35 हैं और एग्जाम में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो हमें नहीं पता कि कौन सी यूनिट में से आपका क्वेश्चन आ जाए, तो हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, बट हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसीलिए हमने क्या किया है, आपकी जो भी यूनिट्स हैं हमने उनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो आपके पिछले 5 साल में उस पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चंस आए हैं वो, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, उन सभी को हम कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही 4 पार्ट्स आएंगे जिसमें हमने यूनिट्स को डिवाइड कर दिया है, जिसमें आपके प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ये सब कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वहां तक पहुंचा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, Analyze the Asian and African approaches for regional cooperation and how do they differ from each other। यानी कि कैसे जो एशियन और अफ्रीकन अप्रोचेस हैं रीजनल कोऑपरेशन के लिए वो एक दूसरे से अलग हैं। क्या होता है ये रीजनल कोऑपरेशन? देखो, जो भी कंट्रीज सेम रीजन के अंदर आती हैं वो एक साथ काम करती हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, ट्रेड को इम्प्रूव करती हैं, पीस यानी कि शांति को सपोर्ट करती हैं और एक दूसरे की ग्रो होने के लिए मदद करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि रीजनल कोऑपरेशन मीन्स कंट्रीज इन द सेम रीजन वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स, इम्प्रूव ट्रेड, सपोर्ट पीस एंड हेल्प ईच अदर ग्रो, ठीक है। पहला है एशियन अप्रोच टू रीजनल कोऑपरेशन, यानी जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी क्या अप्रोचेस रहती हैं रीजनल कोऑपरेशन को लेके। पहला है फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो एशियन कंट्रीज हैं वो मोस्टली कोऑपरेट करती हैं बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए और डेवलपमेंट के लिए। दूसरा है फ्लेक्सिबल एंड प्रैक्टिकल, यानी कि ये जो एशियन कंट्रीज हैं ये क्या करती हैं, ये इनफॉर्मल डिस्कशंस को ज़्यादा प्रेफर करती हैं फॉर्मल डिस्कशन से, ठीक है। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट देती हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और स्लो प्रोग्रेस इनका चलता रहता है। धीरे धीरे जो बिजनेस, ट्रेड, डेवलपमेंट और जो भी चीज़ें उनके ऊपर काम चलता रहता है। अगला है लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी कि ये जो एशियन कंट्रीज होती हैं ये जो बहुत सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं ना ग्लोबली, ठीक है, इनके ऊपर ये थोड़ी सी चुप्पी साधते हैं, या हम कह सकते हैं काफ़ी कम इसको हाईलाइट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स की, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव और पॉलिटिकल इशू है। ये अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। अगला है लेड बाय बिग इकोनॉमीज, यानी कि यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि एक कह सकते हो आप बिग रोल प्ले कर रही हैं या फिर लीड कर रही हैं, और वो कौन है? इंडिया, चाइना और जापान। कुछ पॉपुलर ग्रुप्स हैं एशियन कंट्रीज के, वो क्या है? पहला है आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है जिसको हम अभी आगे देखेंगे। अगला है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अगेन शॉर्ट नोट में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और अगला है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अपेक, ठीक है। अगला है अफ्रीकन अप्रोच टू रीजनल कोऑपरेशन। देखो, अगर कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि मैम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हैं और बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रही हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमेशा करती हैं, तो वो इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं और इसलिए हमें जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। बट हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। पहला है फोकस ऑन यूनिटी एंड पीस, ठीक है। अब हम अफ्रीकन अप्रोचेस की बात कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो यूनिटी और पीस के ऊपर ध्यान देती हैं, यानी कि वो जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसको यूनाइट करने की तरफ ध्यान देती हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको सॉल्व करने की तरफ ध्यान देती हैं। दूसरा है मॉरल पॉलिटिकल गोल्स, यानी कि हमने देखा था एशियन कंट्रीज ह्यूमन राइट्स के ऊपर कुछ नहीं बोलती हैं या फिर कम बोलती हैं, बट जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस रहता है ह्यूमन राइट्स को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, पॉवर्टी खत्म करने को लेकर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पॉवर्टी कुछ कंट्रीज में है। अगला है फॉर्मल स्ट्रक्चर। वहाँ पे क्या हो रहा था? इनफॉर्मल डिस्कशन हो रहा था, यहाँ पे क्या है? फॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये लोग काफ़ी स्ट्रांगली जो इंस्टीट्यूशन है, लॉ है, एग्रीमेंट्स है, उनका यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉपरेशन को गाइड करने के लिए। अगला है शेयर्ड हिस्ट्री, यानी कि बहुत सारी ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि शेयर करती हैं हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, सो दे वर्क टुगेदर टू स्टे इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग।
ठीक है, सभी ने वही चीज़ें, सभी ने मतलब वही चीज़ें और वही सेम हिस्ट्री फेस करी होती है, तो सभी एक साथ मिलकर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा मजबूती से। यहाँ पे कुछ पॉपुलर ग्रुप्स हैं जैसे कि AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन, अगला इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स और साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेस द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर। ये 12th में आपने पढ़ा होगा, एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर था। ठीक है, अब ये क्या है, आसान भाषा में समझते हैं। देखो, कोल्ड वॉर एक काफ़ी एक लॉन्ग पीरियड था टेंशन और राइवलरी का, इसको हम आइडियोलॉजिकल वॉर भी बोलते हैं। 1945 से 1991 तक ये चला था, किसके बीच में, US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और USSR यानी कि सोवियत यूनियन। इसको कोल्ड किस लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ था। इवन तो बहुत बार ऐसा हुआ था कि अब वॉर हो जाएगा, बट होते होते रह गया था। ये कुछ ऐसे है कि अगर आप रोड पे जा रहे हो और आपकी जो गाड़ी है वो किसी सामने वाले की गाड़ी से ठुक जाती है या फिर टकरा जाती है, तो क्या होता है, अगर आप लोगों का सिर्फ वर्बल डिस्प्यूट होता है, यानी कि भले आप लोग प्रोफैनिटी, ऑब्सैनिटी मतलब अश्लीलता, अभद्रता, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन हाथापाई पे नहीं उतरते हो, तो वो कोल्ड वॉर रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप एक दूसरे के सर फोड़ देते हो तो फिर वो हॉट वॉर में बदल जाता है। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही था, यहाँ पे ये कोल्ड वॉर था, क्योंकि यहाँ पे जो वॉर थी वो होते होते रह गई थी। यहाँ पे एक तरीके से कंपटीशन चल रहा था मिलिट्री पावर का, कि किसकी मिलिट्री पावर बढ़ रही है, किसके पास कितने कितने वेपन्स हैं, पॉलिटिक्स किसकी मजबूत है, इकोनॉमी किसकी मजबूत है और आइडियाज किसके मजबूत हैं। इसको आइडियोलॉजिकल वॉर भी कहते हैं। आइडियोलॉजी जिनको नहीं पता, हम विचारधारा को बोलते हैं। USA सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म को यानी कि पूंजीवाद को, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप को और डेमोक्रेसी को। वहीं पे जो USSR है वो सपोर्ट करता था कम्युनिज्म को यानी कि वन पार्टी सिस्टम को। ठीक है, अब एक चीज और होती है, जब आप किसी चीज को फॉलो करते हो ना, तो आप चाहते हो कि बाकी सब भी उसको फॉलो करें। जस्ट बिकॉज आप फॉलो करते हो तो वो सुपीरियर है। यहाँ पे भी कुछ वही चीज थी। ठीक है, अब देखते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ। राइट, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945, यानी कि कोल्ड वॉर कब शुरू हुआ, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड हुआ 1945 में, जब ये डिफीट कर देते हैं यानी कि हरा देते हैं नाजी जर्मनी को। तब US और USSR सुपर पावर्स बन जाते हैं, लेकिन सुपर पावर बनने के बाद भी इन दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, दे डिसट्रस्टेड ईच अदर, क्योंकि भाई दोनों के डिफरेंट गोल्स होते हैं, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। USA कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है विच मीन्स प्राइवेट ओनरशिप, है ना, लेकिन जो USSR है वो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा है विच मीन्स पब्लिक ओनरशिप। ठीक है, अगला डिफरेंट आइडियोलॉजीज जो भी हमने देखा है। USA बिलीव करता है फ्री मार्केट्स, इंडिविजुअल राइट्स और इलेक्शंस के ऊपर। USSR का मानना है सारी चीज़ें स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और कम्युनिज्म होना चाहिए। ठीक है, अब यही जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर की जड़ भी बना और काफ़ी मिसट्रस्ट हुआ, काफ़ी कंपटीशन हुआ। यहाँ पे हमें क्या थर्ड पॉइंट में देखने को मिल रहा है, डिवीजन ऑफ यूरोप, यानी कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो आ गई सोवियत यूनियन के कंट्रोल में, और जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो आ गई USA के कंट्रोल में। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली हम कंट्रोल बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल में ही थी। ठीक है, इन्फ्लुएंस थी, कुछ भी कह लो। अब यहाँ पे जो यूरोप है वो डिवाइड हो गया था, वो बट गया था दो ब्लॉक्स के अंदर, ईस्ट जो कि USSR लीड कर रहा था और वेस्ट जो कि USA लीड कर रहा था। अगला है आर्म्स रेस बिगिंस, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अपने आप को बड़ा भी दिखाना था, तो मिलिट्री पावर अपनी दिखानी थी। ठीक है, तो मान लो USA अगर 4 वेपन बना रहा है तो USSR 6 बना रहा है, फिर USA 8 बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहा था एंड दिस क्रिएटेड फियर ऑफ अ पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर। यहाँ पे एक डर फैल गया था कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, जिस स्पीड से चीजें चल रही थी। अगला है फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंस, यानी कि USA जो कि वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके साथ मिलकर बनाता है नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे USSR बनाता है वॉर्सो पैक्ट, किसके साथ, ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो यहाँ पे अब जो ये वर्ल्ड था ये डिवाइड हो गया था 2 राइवल कैंप्स में, विच इज ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न अलायंस किसका था, USSR का, और वेस्टर्न अलायंस किसका था, USA का था। आखिर है लास्ट है बर्लिन क्राइसिस 1948 एंड 1949। यहाँ पे क्या होता है, USSR है वो वेस्ट का एक्सेस ब्लॉक कर देता है बर्लिन के लिए। ठीक है, वहाँ पे अब USA को रिस्पॉन्ड करता है बर्लिन एयरलिफ्ट से, जो दिखाता है कि कितना सीरियस और कितना टेंस था कोल्ड वॉर। एक चीज़ यहाँ पे आपको याद होगी, बहुत ही फेमस यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, और वो ये हुआ था कि जो क्यूबा था, एक क्यूबा है मतलब एक
आइलैंड है यूएसए के पास, ठीक है, वो अलाय था, दोस्त था यूएसएसआर का, तो वहाँ पे उसको बेस बना के यूएसएसआर ने अपनी वॉरशिप्स भी भेजी थी, सोवियत वॉरशिप्स भी भेजी थी, बट जब अमेरिका को पता चला तो उसने सोवियत वॉरशिप्स को फिर वापस भेज दिया था। तो वो एक ऐसा पीक पॉइंट था जब लग रहा था कि अब तो वॉर हो ही जाएगी, बट नहीं हुई और ये कोल्ड वॉर ही रह गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द नेशन स्टेट इन पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। यानी कि कोल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर पीरियड था, पूरा जो टेंशन का जो माहौल था, उसके बाद जो नेशन स्टेट्स थे, जो कंट्रीज थी बेसिकली, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। पहला है कि नेशन स्टेट्स क्या होता है। देखो, नेशन स्टेट इज़ अ कंट्री जहाँ पे जो लोग हैं वो शेयर करते हैं सेम कल्चर को, सेम लैंग्वेज को, सेम आइडेंटिटी को, और उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है, उनके खुद के बॉर्डर्स होते हैं, राइट। अब पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में क्या होता है, कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है 1991 में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब सोवियत यूनियन का फॉल हो जाता है तो क्या होता है, 1991 में कोल्ड वॉर एंड हो जाता है। बट अब ये जो वर्ल्ड था वो यूनिपोलर हो गया था, यानी कि अब यूएसए इकलौती सुपर पावर बचा था, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है, नई नई ग्लोबल प्रॉब्लम्स लोगों को देखने को मिल रही हैं, यानी कंट्रीज को देखने को मिल रही थी। नेशन स्टेट्स के अंदर इंटरनल प्रेशर्स अलग थे, कि उसकी सिचुएशन अलग थी। इसके अलावा जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स थी वो अलग थी, और वो क्या थी वो हम देखते हैं। पहला है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम सब जानते हैं, कंट्रीज बिकेम मोर कनेक्टेड थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड ट्रैवल। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, आप पूरा जो वर्ल्ड है, जो कंट्रीज हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, ट्रेड का वहाँ पे ट्रेड होता है, टेक्नोलॉजी शेयर होती है, लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक चैलेंज भी था, और वो ये था कि अब नेशन स्टेट्स को ये लग रहा था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनका खुद का कंट्रोल उनकी इकोनॉमी में नहीं रहा, राइट, और बाहर का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगला है टेररिज्म, यानी कि अब यहाँ पे जो ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप थे, जैसे कि अलकायदा, वो भी पूरी दुनिया में फैलते जा रहे थे, ठीक है। जो चैलेंज था, कैसे, नेशनल सिक्योरिटी को लेके, कि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिविल वॉर्स, यानी कि कोल्ड वॉर के बाद बहुत सारी जो पुरानी टेंशन्स थी, जो केओस की सिचुएशन देशों के अंदर चल रही थी, वो वापस से आ गई थी। तो गवर्नमेंट को शांति बनाए रखने में काफ़ी स्ट्रगल हो रहा था, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अगला है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि यहाँ पे जो रिच कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा फायदा हो रहा था, किससे, ग्लोबल ट्रेड से, और जो पुअर कंट्रीज थी या जो पुअर सिटीजन थे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे। अगला है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि अब क्या हो रहा था, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, अब देश, अब जो भी कंट्रीज थी उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना शुरू करा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इश्यूज थे जैसे कि क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ये सब बढ़ते चले गए। और अब यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, जो रिच कंट्रीज हैं वो एबल हैं कि वो जो भी सिचुएशन है वो उससे मोस्ट प्रोबेबली डील कर सकती हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज और डिफोरेस्टेशन और पोल्यूशन बढ़े, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे जो पुअर कंट्रीज थी, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऑलरेडी थोड़ा पीछे थी, अब यहाँ पे उनकी इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो क्या कर सके, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उनसे डील कर सके, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज था। अगला है लॉस ऑफ सोवरेनिटी, यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, इनको ज़्यादा पावर मिल गई थी। तो यहाँ पे जो नेशंस थे उनको ये लग रहा था कि उनका जो कंट्रोल है अपने खुद के डिसीजन के ऊपर वो कम है, और जो ग्लोबल रूल्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो ये चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। और भी हैं। अगला है माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज। अब भाई देखो, जहाँ पे वॉर की सिचुएशन होती है या फिर पॉवर्टी ज़्यादा होती है, वहाँ से क्या होता है, लोग पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। अब यहीं पे क्या होता है, अब जहाँ ये जा रहे हैं उन कंट्रीज़ को फेस करने पड़ते हैं बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि रिसोर्सेज, जॉब्स और सोशल हार्मनी। भाई एक तो पहले से इतनी मुश्किलों से लोगों को जॉब दी जा रही है, देश में शांति स्थापित की जा रही है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं लोगों को, ऊपर से अगर इतने सारे लोग और आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। वही चीज़ें, मान लो कि अगर दिल्ली में 10,000 लोगों के रहने की जगह है, लेकिन अब बाहर से लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर घर तो और बन नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, फिर जो आपके ये टिन होती है या फिर जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी होती है, सब बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और लोग ऐसी जगह पर रहते हैं तो वो बीमार भी पड़ते हैं, ठीक है। अगला है साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से और भी क्या हो रहा था,
इंटरनेट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी, हैकिंग बढ़ रही थी, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी और साइबर अटैक्स भी बढ़ गए थे। अब यहाँ पे आप सपोज करो कोई भी देश के अंदर अगर फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं, तो कितनी केओस वाली सिचुएशन वहाँ पे बन सकती है। तो ये भी एक चैलेंज था। तो कंक्लूजन पे आते हैं, कोल्ड वॉर के बाद जो नेशन स्टेट्स थे उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करे, ग्लोबलाइजेशन से लेके टेररिज्म से लेके इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से लेके क्लाइमेट चेंज तक। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर मिडल पावर्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम इमर्जिंग पावर्स, एक्सप्लेन। मिडल पावर्स क्या है और इमर्जिंग पावर से वो कैसे अलग है। पहले बात करते हैं मिडल पावर्स के बारे में। तो मिडल पावर्स वो कंट्रीज हैं जो कि सुपर पावर्स नहीं है जैसे कि यूएसए, लेकिन स्टिल उनका इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। पहला तो मॉडरेट स्ट्रेंथ, यानी कि ये जो मिडल पावर है, ये जो कंट्रीज हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन ये स्टेबल है और रिस्पेक्टेड है। दूसरा गुड डिप्लोमेसी, यानी कि ये जो मिडल पावर है, यानी ये जो मिडल पावर्स में जो कंट्रीज आती हैं वो पीस मेकर का काम करती हैं, यानी कि वो एक ब्रिज बिल्डर का काम करती हैं बिग पावर्स के बीच में। ठीक है, लगता है कि कोई डिस्प्यूट है या कुछ भी, तो वहाँ पे ये ट्राई करते हैं कि क्या हो सके, ब्रिज बनाती हैं कि शांति स्थापित हो सके। अगला है सपोर्ट ग्लोबल रूल्स, यानी कि जो मिडल पावर्स हैं ये बिलीव बहुत ज़्यादा करती है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ह्यूमन राइट्स के अंदर और कोऑपरेशन के अंदर। एग्जाम्पल है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, नेदरलैंड्स और कभी कभी इंडिया और ब्राज़ील कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी प्ले कर देते हैं यहाँ पे। अगला है इमर्जिंग पावर्स। इमर्जिंग पावर्स नाम से पता चल रहा है, इमर्जिंग पावर्स आर कंट्रीज दैट आर ग्रोइंग फास्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, मिलिट्री इन्फ्लुएंस, यानी कि इमर्जिंग पावर्स वो कंट्रीज हैं जो कि इकोनॉमी, मिलिट्री और इन्फ्लुएंस इन सभी टर्म्स के अंदर बहुत तेजी से स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। पहला है रैपिड ग्रोथ, यानी कि इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा चैलेंजिंग ओल्ड पावर्स, यानी कि अभी जो पुरानी पावर्स हैं, जो पुरानी जो बिग कंट्रीज होती थी उनको चैलेंज कर रहे हैं, इनकी भी जो वॉइस है उसमें वेट है। ठीक है, अगला है स्ट्रॉन्ग एम्बिशन, यानी कि दे एम टू बिकम रीजनल और ग्लोबल लीडर्स। ये जो इमर्जिंग पावर्स हैं कहीं ना कहीं इनका एम है कि या तो ये रीजनल लीडर बने या फिर ये ग्लोबल लीडर बने। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान वेरी डिफरेंट फ्रॉम नाफ्ता, कि क्या जो आसियान के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नाफ्ता से अलग हैं। अभी क्या मिला है हम देखते हैं। आसियान जैसे कि हम जानते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 1967 में इसको फॉर्म किया गया था। 10 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इंक्लूडेड इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया एक्सेट्रा। की ऑब्जेक्टिव क्या है आसियान के, पहला इसको बनाया गया था पीस को प्रमोट करने के लिए और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए और स्थिरता बनाए रखने के लिए आसियान को बनाया गया था। दूसरा है एनकरेज करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को, जिससे कि ये जो 10 जो देश हैं, जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं, इनके आपस में जो ट्रेड है वो काफ़ी स्मूथली चलता रहे। साथ ही ये लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ये जो भी 10 देश हैं ये एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की सॉवरेनिटी को। अगला है एक दूसरे को आगे बढ़ाने में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में ये जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं और इसीलिए ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक एसोसिएशन है, इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, अगला है नाफ्ता। नाफ्ता क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर्म्ड इन 1994। एक टर्म यहाँ पे पकड़ लेना, ट्रेड। ठीक है, स्पेसिफिकली ट्रेड को यहाँ पे ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं। 1994 में इसको बनाया गया था। इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, और अभी रिसेंट में मतलब 2020 में इसका जो नाम है वो चेंज हो गया है और ये हो गया है USMCA, यानी कि यूएस स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, एम मैक्सिको एंड CA मीन्स कनाडा। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव्स क्या है USMCA के, पहले रिमूव ट्रेड बैरियर्स, यानी कि ये जो कंट्रीज हैं तीनों आपस में इनमें कोई लिमिट्स ना हो, कोई टैक्स ना लगे और ये लोग बहुत इजीली जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका कर सकें। दूसरा है ये लोग इंक्रीज करते हैं इन्वेस्टमेंट को एक दूसरे के अंदर ही, मतलब ये जो तीनों कंट्रीज हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और बिजनेस राइट्स को। साथ ही तीनों देश जो है वो क्रिएट करेंगे एक दूसरे के जो देश के मेंबर्स हैं उन सबके लिए जॉब्स और बूस्ट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को और ट्रेड को फेयर और कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। कंक्लूजन पे आते हैं, आसियान और नाफ्ता दोनों का ही एम है कोऑपरेशन को बूस्ट करना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, लेकिन
आसियान के जो गोल्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। आसियान के गोल्स में आता है पीस यानी कि शांति स्थापित करना, कल्चर शेयर करना, डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना। वही जो नाफ्ता है वो फोकस करता है सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमिक इशूज़ के ऊपर। सो देयर ऑब्जेक्टिव्स आर समवॉट डिफरेंट बट बोथ ट्राई टू मेक द रीजन स्ट्रॉन्गर थ्रू कोऑपरेशन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सार्क, यूरोपियन यूनियन एंड नाटो। पहले हम ये पढ़ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में ये आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये ग्रुप है 8 साउथ एशियन कंट्रीज का, जिसमें कौन कौन से आते हैं देश, कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान। इसको 1985 में बनाया गया था फ्रेंडशिप को इम्प्रूव करने के लिए, और ये जो देश हैं इनमें आपस में कोऑपरेशन के लिए, ताकि लोग मिलके काम करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें और एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करें। सारा काम करता है ऐसे इशूज़ पे जैसे कि पॉवर्टी को ख़त्म करना, हेल्थ और एजुकेशन को बढ़ाना और डिजास्टर को मैनेज करना। ठीक है, द आइडिया इज दैट इफ नेबरिंग कंट्रीज वर्क टुगेदर दे कैन ग्रो फास्टर एंड सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। और सार्क को बनाने के पीछे एक ही आइडिया था, वो ये था कि अगर जो पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो एक साथ काम करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी वो ग्रो होंगे। ठीक है, फास्टर उनकी ग्रोथ होगी और कॉमन प्रॉब्लम्स को ये लोग मिलके सॉल्व कर लेंगे। अगला है यूरोपियन यूनियन यानी कि EU, जिसके अंदर 27 यूरोपियन कंट्रीज आती हैं जो कि मिलके एक टीम की तरह काम करती हैं। इसको बनाया गया था वॉर को प्रिवेंट करने के लिए और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको यूनाइट करने के लिए। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन अलाउ करता है पीपल, गुड, सर्विसेज और मनी को कि वो इजीली मूव कर सके, फ्रीली मूव कर सके अक्रॉस मेंबर कंट्रीज। ठीक है, बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं वो सेम सिंगल करेंसी को फॉलो करते हैं, विच इज यूरो। And the European Union also makes common rules in environment, trade and human rights. It helps Europe stay peaceful and strong together. ठीक है, अगला है NATO या NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी मिलिट्री ग्रुप, एक ऐसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसको 1949 में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर बनाया गया था, जिसका मतलब था यानी कि अगर कोल्ड वॉर के टाइम पे ये जो वेस्टर्न अलायंस था, जो USA ने और जो वेस्ट की यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने मिलकर बनाया था, अगर इनमें से किसी एक के ऊपर भी अटैक होता है तो वो कलेक्टिव अटैक माना जाएगा और ये लोग मिलके फिर उसको डिफेंड करेंगे। ठीक है, यानी एक के ऊपर हमला यानी कि सबके ऊपर हमला। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन? ऑन व्हाट बेसिस द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज सपोर्टेड एंड क्रिटिसाइज्ड? ये तो सबको फेवरेट टॉपिक सबका होना चाहिए, राइट? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, जब लोग, कंपनी और गवर्नमेंट्स ग्लोबली इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो हम उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर अक्रॉस बॉर्डर्स। इन सिंपल टर्म्स, ग्लोबलाइजेशन मेक्स द वर्ल्ड मोर कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं। पहला तो है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, आपको एक्सेस मिल जाता है इंटरनेशनल ट्रेड का। आप ग्लोबली अक्रॉस कंट्रीज गुड्स और सर्विसेज को बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। अगला है टेक्नोलॉजी शेयरिंग, यानी कि जो न्यू इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होने लगती है पूरी दुनिया के अंदर। नेक्स्ट है कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे लोग शेयर करते हैं मूवीज़ को, म्यूज़िक को, फूड को, फैशन को, ट्रेडिशन को। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन भी है। कैसे है वो अगर आगे आएगा तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, जैसे कि अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर से हो, ठीक है, या गुरुग्राम या नोएडा से हो, ग्रेटर नोएडा से हो, तो आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, राइट, उनका हब है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, आइदर गर्ल्स और बॉयज़, उनका थोड़ा कल्चर ही अलग हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा ना वेस्टर्न कल्चर से वो इन्फ्लुएंस्ड है, सब नहीं है बट कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो ट्रेडिशनल कल्चर को भूलते जा रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का मेन फीचर भी है और कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी। अगला है मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी कि ग्लोबलाइजेशन आपको अलाउ करता है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो, आप जो अपॉर्चुनिटीज पा सकते हो दूसरे देशों के अंदर। अगला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि यहाँ पे कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं मनी दूसरी कंट्रीज के अंदर, दूसरे बिजनेसेस के अंदर। ठीक है, बेसिस ऑफ सपोर्ट फॉर ग्लोबलाइजेशन, पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है कंट्रीज को जिससे कि वो तेज़ी से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर ग्रो करें। साथ ही ये आपको प्रोवाइड करता है ओपन मार्केट्स,
ठीक है, ये आपके मार्केट्स को भी ओपन अप करता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अगला है बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो मार्केट है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो यहाँ पे कंपनीज को ना बहुत ऐसे होता है कि हम बेस्ट सामान बेचें ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे ही खरीदें, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करती रहती हैं, और कंज्यूमर्स को यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा चॉइस होती है एट लोअर प्राइजेस। देखो ना, अगर आप नमक लेने जा रहे हो, आप सरफ लेने जा रहे हो, आप सोप लेने जा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हो, हर चीज़ को लेके आपको कितने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगला है टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे देशों में जाके पढ़ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी रह के वहाँ की पढ़ाई कर सकते हो, अपने टेक्नोलॉजीज को सीख सकते हो, जिसकी वजह से आप इनोवेशन और डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकते हो। अगला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एमएनसी वाला हमने एग्जाम्पल यहाँ ले लिया था। अगला है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अगेन उससे हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, एमएनसी वाले से, कि यहाँ पे लोग नए कल्चर के बारे में सीखते हैं, ट्रेडिशन के बारे में सीखते हैं, विच प्रमोट्स पीस एंड ग्लोबल फ्रेंडशिप। अब आते हैं इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर, थोड़ी सी लिमिटेशंस के ऊपर। पहला है लॉस ऑफ लोकल जॉब, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, या फिर सर्वाइव नहीं भी कर पाते, क्योंकि मार्केट के अंदर जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो जॉइंट कंपनीज जो हैं अपनी जगह होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। अगला है कल्चरल इरोजन, यानी कि जैसे मैंने एमएनसी वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, याद रखना उसको। यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो इरोड हो रहा है, यहाँ पे इंग्लिश बोलना एक ट्रेंड बन गया है, ठीक है। मान लो अगर आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो और बाय चांस देखो सामने से आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर कंफर्टेबल हो, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। अगर आप वहाँ पे हिंदी बोलते हो तो आपको खुद को ऐसा लगता है कि क्या ये मुझे कम पढ़ा लिखा तो नहीं समझ लेगा, ये समझ लेगी, ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टर्न कल्चर है वो डोमिनेट कर रहा है ओवर द लोकल ट्रेडिशन, ठीक है। अगला है अनइक्वल बेनिफिट्स, यानी कि देखो भाई ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या है, लार्ज कंपनीज, जॉइंट कंपनीज हैं, ठीक है। तो जो रिच कंट्रीज हैं, जो बिग कंपनीज हैं, उनको यहाँ पे फायदा हो रहा है, और जो रिच और पुअर के बीच का गैप है वो बढ़ रहा है। एनवायरमेंटल डैमेज है, यानी कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, सब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, तो एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अगला है लॉस ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल, यानी कि कंट्रीज को यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब उनकी इकोनॉमी के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, अब जो ग्लोबल मार्केट और इंस्टीट्यूशन कहते हैं उनकी तरफ से जो प्रेशर आता है उनके हिसाब से जो डिसीजन है वो उन्हें लेने पड़ते हैं, ठीक है। कंक्लूजन पे आते हैं। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स हैं। ग्लोबलाइजेशन आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आती है, डेवलपमेंट भी होता है ट्रेड में और सारी चीज़ों में, लेकिन वहीं पे बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि हमारा कल्चर इरोड हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है, जॉब लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जनवरी 1 1995 को फॉर्म किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। करेंटली एज ऑफ 2024 इसके जो हेड हैं वो ओकोंजो हैं, जो कि एज अ DG सर्व कर रहे हैं। जो WTO है इसमें जो भी इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं वो मिलके डिसीजन लेते हैं और मिलके इसको रन करते हैं। यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस, लिमिटेशंस ये सब बनाए जाते हैं, किसके लिए, ट्रेड के लिए। यहाँ पे जो सबसे टॉप जो पोस्ट है वो DG की होती है, डायरेक्टर जनरल, जो कि अभी कौन है, ओकोंजो एज पर द 2024। और उसके बाद जो होता है आपकी काउंसिल्स होते हैं, कमिटीज होती हैं, जो कि स्पेसिफिक इश्यूज को जैसे गुड सर्विसेज और डिस्प्यूट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला है प्रमोट फ्री ट्रेड, यानी कि ये ट्रेड बैरियर्स को, जैसे कि टैरिफ और कोटास को रिड्यूस करते हैं, जैसे कि जो गुड्स और सर्विसेज है उनको जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत स्मूथली चल सके, ठीक है। अगला है इंश्योर फेयर कंपटीशन, यानी कि मेक श्योर करते हैं कि जो भी कंट्रीज हैं वो सेम ट्रेड रूल्स फॉलो करें, जैसे कि क्या हो, जो रिच कंट्रीज हैं, जो बिग कंट्रीज हैं, वो जो पुअर कंट्रीज हैं उनके ऊपर कोई भी मतलब ऐसे डोमिनेट ना करे, काइंड ऑफ, ठीक है। अगला है एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि WTO हेल्प करता है कंट्रीज को कि वो ग्रो करे और वहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को भी इंक्रीज करता है। अगला है रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, यानी कि WTO एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं, जो भी उनके ट्रेड इश्यूज हैं, वहाँ पे वो डिसएग्रीमेंट अगर है तो उसको जाके सेटल कर सके, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है।
अगला है सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनको ये स्पेशल हेल्प भी प्रोवाइड कराता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है उनकी ग्रोथ के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए। अगला है प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। साथ ही साथ WTO इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि जो कंपनीज हैं वो कोई ऐसे गुड्स और सर्विसेज तो नहीं हमें सेल कर रहे जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी हेल्थ को या फिर उनको कोई नुकसान है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसी कोई चीज़ जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो इन सभी बातों का ध्यान भी WTO ही रखता है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ IMF एंड द वर्ल्ड बैंक इन मीटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटीज इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ पे हम IMF और वर्ल्ड बैंक के रोल के बारे में पढ़ेंगे। पहला है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एक ऐसी ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो कंट्रीज हैं, जब कोई भी कंट्री इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करती है तो यहाँ पे जो IMF है वो लोन और एडवाइस प्रोवाइड कराती है। दूसरा है पॉजिटिव रोल ऑफ IMF, यानी कि IMF के पॉजिटिव रोल पढ़ेंगे, नेगेटिव भी पढ़ेंगे। पॉजिटिव क्या है? पहला है गिव लोन्स इन क्राइसिस। अगर कहीं पे जैसे क्राइसिस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, IMF आपको लोन प्रोवाइड कराता है, लोन देता है, यानी कि हेल्प पुअर कंट्रीज ड्यूरिंग इकोनॉमिक इमरजेंसीज, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे हुआ था, बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को IMF ने लोन प्रोवाइड किया था। अगला है सपोर्ट रिफॉर्म्स, यानी कि जो IMF है वो एनकरेज करता है बेटर पॉलिसीज को इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड गवर्नेंस। साथ ही ऐसे प्रोग्राम चलाता है और उनको प्रमोट करता है जो कि कंट्री की ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। डेट रिलीफ, यानी कि कभी कभी जो बहुत पुअर कंट्रीज या पुअरेस्ट कंट्रीज होती हैं उनका जो ये डेट है वो भी रिलीफ कर देता है कि भाई जितना पैसा लिया है, जो काम कर रहे हैं उसे काम करो, डेट को छोड़ो, या फिर कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अगला है टेक्निकल हेल्प, यानी कि IMF सिर्फ ऐसे नहीं कि पैसा दे दिया और अपने देश में लगा लो, नहीं, ये आपको ट्रेनिंग भी देता है, आपको एडवाइस भी देता है कि कैसे आपको पब्लिक मनी, टैक्स और बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करना है। लास्ट है इसके लिमिटेशंस, यानी कि स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ ये क्या होता है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, यानी किसी भी कंट्री को पैसे देना, लोन दे, ठीक है, मतलब कि जो भी कंट्रीज हैं, पुअर है या जिसको भी ये पैसे दे रहा है, उन सबके लिए इसकी सेम ही जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब सेम ही फॉलो करता है। ये साथ ही साथ ये इक्वालिटी नहीं, ये स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ हमें आगे भी देखने को मिलेगी जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आपको मोस्टली आज के टाइम पे हर जगह दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। सो वापस आते हैं, अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स लोन्स, ग्रांट्स एंड एडवाइस टू पुअर कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड हेल्प डेवलपमेंट। यानी कि IMF एक ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोन प्रोवाइड कराती है और एडवाइस देती है कंट्रीज को, जिससे कि पॉवर्टी खत्म की जा सके और उनको डेवलप किया जा सके। अगला है वर्ल्ड बैंक। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है ये डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, रोड या क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये पैसा डालता है, फंड्स मतलब प्रोवाइड कराता है, सॉरी। अगला है फोकस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि ये ऐसे प्रोग्राम चलाता है, कैसे, जहाँ पे ये पुअरेस्ट पीपल को हेल्प कर सके थ्रू हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। साथ ही सपोर्ट रिफॉर्म्स, यानी कि इट हेल्प्स गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज दैट इम्प्रूव टैक्स सिस्टम, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज। आसान भाषा में देखें तो पहला काम जो वर्ल्ड बैंक करता है वो डेवलपमेंट के लिए मनी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। दूसरा पॉवर्टी को खत्म करने के ऊपर ध्यान देता है। तीसरा जो पब्लिक सर्विसेज है, गवर्नेंस है, टैक्स सिस्टम है, उनको इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसीज को सपोर्ट करता है। और चौथा ये इमरजेंसी सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, यानी कि क्विक लोन देता है डिजास्टर, पेंडेमिक के कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे कंट्रीज को। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है। पहला है वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन, सेम जो हमने वहाँ पे देखा था, ये हर किसी को सेम ही एडवाइस देता है, सिमिलर एडवाइस ही देता है, भले ही किसी की स्पेसिफिक नीड को वो जो एडवाइस है फुलफिल करे ना करे, सबके लिए सेम ही एडवाइस है, ठीक है। दूसरा है टू मच फोकस ऑन लोन, यानी कि इसका लोन और डेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती है। अगला है प्रोजेक्ट्स में इग्नोर द पुअर, यानी कि ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम्स और हाईवेज, उनके ऊपर ध्यान देता है, उसके लिए फंड देता है, लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता कि वहाँ पे जो पुअर पीपल हैं वो क्या होंगे, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। इवन जो भी अगर वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है या एनवायरनमेंट भी है, देखो पेड़ पौधे भी कटते हैं। अगर अभी आप देखो आपके घर के आसपास कहीं हाईवे बन रहा हो, कहीं से मेट्रो जा रही हो या कुछ भी फैक्ट्री बन रही हो, कुछ भी, तो वहाँ से बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं, ठीक है। और आखिरी है इन्फ्लुएंस ऑफ रिच कंट्रीज, यानी कि
Rich countries, especially the USA, control most decisions, so the World Bank's actions may not always favor the poorest nations. क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हाउ इज इंटरनेशनल टेररिज्म डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इंटरनेशनल टेररिज्म नाम से पता चल रहा है जहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आतंकवादी हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। इट कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट, जिसके अंदर इनके जो ग्लोबल नेटवर्क्स होते हैं और आइडियोलॉजीज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ISIS और अलकायदा, जो कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है। ये टारगेट करते हैं सिंबलिक या फिर पॉलिटिकल लोकेशंस के ऊपर, जैसे कि एम्बेसीज, जहाँ पे जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं ये उनको टारगेट करते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस, क्योंकि देखो टूरिस्ट क्या होते हैं, आपने पहलगाम अटैक में देख लिया था कि टूरिस्ट के ऊपर हमला, यानी कि एक देश को डायरेक्टली चैलेंज करना। और इंटरनेशनल इवेंट्स को भी ये टारगेट करते हैं, जहाँ पे जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर उनको टारगेट बना सकें, बड़ा लॉस कर सकें। एग्जाम्पल है 9/11 का हमला, जो कि US के ऊपर हुआ था 2001 में, जो कि अलकायदा ने प्लान किया था, जो कि एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, अगला है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये भी हमें नाम से पता चल रहा है, क्रॉस बॉर्डर यानी कि जो पड़ोसी देश के बीच में अगर टेररिज्म हो रहा है, मान लो कंट्री A और कंट्री B के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, टेररिस्ट जो है ये पनप ही नहीं पाएंगे, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं हो पाएगी, तो ये अटैक ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सो इट हैपेंस यूजुअली बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज, often tied to conflict between those nations and common regions with disputed borders. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन कौन से हमले यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर हुए हैं, कौन कौन से अटैक्स हुए हैं। 2001 का पार्लियामेंट अटैक जो कि दिल्ली में हुआ था, 2008 का मुंबई अटैक, 2016 का पठानकोट एयरबेस अटैक, 2016 का ही उरी अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक, और बहुत ज़्यादा जो अभी फ्रेश केस है वो है 2025 का पहलगाम अटैक। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने पूरी वीडियो देखी और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो फिर आप हमें सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो, या फिर जो हमारी मेंबरशिप बहुत ही रीजनेबल है उसको आप ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अपने कॉलेज के ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को पहुँचाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी योर टेक।